हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आप देख लीजिए यहाँ पे आपका फुल पेपर सोल्यूशन लेके आया हूँ। 322 सॉरी 302 आपका डीआर है, 2022 का है। सेट 3 है, यहाँ पे मैं सॉल्व करा रहा हूँ। मैं टारगेट किया था कि पिछले साल का पेपर जो है ना, आपको 15 सेट देने वाला हूँ भाई साहब। फ्री में सॉल्व मैं करवा दे रहा हूँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसका पीडीएफ जाके टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे डाउनलोड कर लीजिएगा। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा हूँ, जाइए वहां से आप लोग ज्वाइन कीजिए एसकेएम स्टडी टेलीग्राम को यार। वहां से फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कीजिए अपने क्लासेस की। और 16 फरवरी को भाई साहब आप छाप कर आए, 16 फरवरी को आप छाप कर आए हमारे साथ। अब आपको पूरी क्लास को ज्वाइन करना है। आप पहले मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि सर कसम है कि हम 95 स्कोर करेंगे। आप पहले साथ हमारे साथ कसम खाई कि 95 स्कोर करना है, पूरी क्लास देखना है, छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि मैं इसमें फुल पेपर सोल्यूशन दूंगा आपको डीआर का, ठीक है ना। 100 में 100 का टारगेट है हमारा करवाने का। और आपको पता होगा कि हिंदी में पिछले साल के प्रश्न ही आते हैं। बोर्ड खुद बोल रहा है भाई साहब हम पिछले साल के प्रश्न देते हैं। आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, उसमें क्या रहता है, वो पूरे पिछले साल का ही प्रश्न देता है ना। ये 2019 में आया है, ये सन 2020 में आया है, सन 2016 में आया है। तो काहे ना हम उसको पूरा सॉल्व कर लें, पेपर से पहले काम खत्म। मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि यार को मैं 16 सेट करवाऊंगा, तो 16 फरवरी तक 16 सेट करवा के भेजूंगा, चिंता मत करिएगा। बाकी छोटे छोटे जो सीक्वेंस वाइज मिलेंगे आपको वीडियोस, उसको भी पढ़ना है। सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा यार। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो यार, भाई लोग चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, और क्या चाहिए अब। और अपने दोस्तों के साथ क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। देख ले सकते हैं यहाँ पे मैं 16 फरवरी के लिए लेके आया हूँ। जी हाँ, 16 फरवरी के लिए आपको लेके आऊँ, वो भी द्वितीय पाली में जो हिंदी का पेपर होने वाला ना, उसके लिए है। उसके लिए बोर्ड की कॉपी पे मैं पूरा सॉल्व लेके आया हूँ। आप चले जाए पूरी यूट्यूब पे, ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा, केवल एसकेएम स्टडी आपको प्रोवाइड कर रहा है ताकि आपका 95 स्कोर हो जाए। तो हम लोग 95 स्कोर कराने की गारंटी जो रखे हैं, उसकी पूरी गारंटी है, हम लोग स्कोर करा देंगे। आप चिंता मत करिएगा, आप लोग केवल पढ़ाई पे यार फोकस कीजिए। बाकी यार ये सब जो चिंताएं हैं ना, ये मेरे ऊपर छोड़ दी, मैं आपको पूरा करवा दूंगा, ठीक है। चिंता नहीं करना है। चलिए सबसे पहले देखें तो आपका जो सामान्य हिंदी का पेपर रहेगा वो पूरा 100 नंबर का रहेगा। और 3 घंटे 15 मिनट क्या मिलेगा आपको, समय मिलेगा कि भाई साहब 3 घंटे 15 मिनट समय दे रहे हैं। और इसी 3 घंटे 15 मिनट में आपको प्रश्न पत्र को क्या करना है, हल करना है। नोट में प्रारंभ के 15 मिनट जो रहेंगे वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे। जो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने की निर्धारित मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 15 मिनट आपको मिलेंगे। अब ये 15 मिनट जो होता है ना, आपको ये तय करना है कि मैं सबसे पहले प्रश्न किसको करना चाहूंगा। जो आपको आता रहे सबसे पहले उसी का आंसर दीजिएगा, बाकायदे राइटिंग के साथ। ऐसा नहीं करना है कि आपको पहला वाला नहीं आ रहा है तब भी आप पहला ही करना शुरू कर दीजिए, ऐसा नहीं है। जो आपको मन करे वो डालिए, वो करिए। क्लियर है ना। चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। सबसे पहले आप एक खंड क से हम लोग शुरू करेंगे। खंड क से यहाँ पर हम लोग शुरू करने वाले हैं। देखिए ये तो मैं आपको दे ही दूंगा, वैसे मैं उसको बहुविकल्पी यहाँ पे अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए। सबसे पहले आप कॉपी में खंड क डालेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या पहला डालेंगे, फिर क ख ग घ अंगा। इस प्रकार से आपको आंसर देना है ताकि आपको 5 नंबर, प्रश्नोत्तर संख्या पहले 5 अंक का होता है, 5 नंबर भाई साहब एग्जामिनर ऐसे आपको दे देकर ले जाइए। लीजिए हम तो इसी आपके 5 नंबर देता है, ठीक है ना, वो दे दिए, आप चिंता मत करो, ठीक है ना। चलो आगे देखिए। चलिए आगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है भाई साहब, साहित्य सहचर के लेखक है। अरे यार साहित्य सहचर के लेखक बार बताया यार, आपका आंसर नहीं आया, आंसर ही नहीं है। साहित्य सहचर के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाई साहित्य सहचर के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बार आने वाले क्वेश्चन यहाँ छाप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर मैंने छापा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, किसके साहित्य सहचर के लेखक है। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। भाई साहब बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा संपादित पत्रिका क्या है, उसके बाद इसका मैं एक्सरे करने वाला हूँ। एक्सरे मतलब समझ रहे हैं, निकालेंगे इसमें से क्वेश्चन कितने बनेंगे। तो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा जो संपादित पत्रिका है वो है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप भाई साहब किसकी है, तो हिंदी प्रदीप है बाल कृष्ण भट्ट की है, बाल कृष्ण भट्ट की है हिंदी प्रदीप। तो चलिए बताइए कवि वचन सुधा के संपादक कौन है, तो नोट कर लीजिए, छापने वाला क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। क्लियर है। विशाल भारत के कौन है, बनारसी दास चतुर्वेदी। कौन है, बनारसी दास चतुर्वेदी। कौन है, बनारसी दास चतुर्वेदी है। फुल सोल्यूशन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ आज इसका। हिंदी प्रदीप के कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। साहित्य संदेश के कौन है, छापने वाला क्वेश्चन है, साहित्य संदेश के कौन है,
बाबू गुलाब राय हैं। कौन है? बाबू गुलाब राय हैं। बाबू गुलाब राय भाई साहब किसके हैं? ये है साहित्य सहचर के लेखक, साहित्य संदेश के हैं। तो हिंदी प्रदीप किसके? देखिए यहाँ पे ख का चौथा वाला ऑप्शन लगा देंगे, हिंदी प्रदीप है बाल कृष्ण भट्ट की। तो हमारे साथ एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए। क्या याद करना है आपको? याद करना है साहित्य सहचर किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। बाल कृष्ण भट्ट की कौन सी है? हिंदी प्रदीप है। विशाल भारत की किसकी है? बनारसी दास चतुर्वेदी की है। कवि वचन सुधा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। साहित्य संदेश किसका है? बाबू गुलाब राय की है। देखिए हम आपसे बोले थे ना, जो मैं बताऊंगा बहुत ही उसको अच्छे से बताऊंगा ताकि आप कर ले उसको, ठीक है ना। ऐसा कोई प्रश्न नहीं दूंगा जो आपको छोड़ कर आना है। चलिए अगला यहाँ पे ग वाला है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु है। कौन सा है आपका? परीक्षा गुरु है। परीक्षा गुरु क्या है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। छापने वाला क्वेश्चन है। और ये किसका है? ये उपन्यास किसका है? हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। तो ये उपन्यास किसका है? नोट कर लीजिए, श्रीनिवास दास का है। किसका है? श्रीनिवास दास का है। किसका है? श्रीनिवास दास का है। श्रीनिवास दास का क्या है? मौलिक उपन्यास। कौन सा है? परीक्षा गुरु। किसका है? श्रीनिवास दास का। छापने वाला प्रश्न है, 1 अंक बिल्कुल आप पक्का कर लीजिए, 1 नंबर आप बिल्कुल पक्का कर लीजिए, बोर्ड में यही जाके छापना है। घ वाला है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक? भाई साहब सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग। तो सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है आपको बताना है। यहाँ पे घ का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? वो है सी, यानी कि द्विवेदी युग के हैं। सरदार पूर्ण सिंह किसके हैं? द्विवेदी युग के हैं। देखिए यहाँ पे ग का है, यहाँ घ का है, यहाँ पे द्विवेदी युग। कौन सा है? द्विवेदी युग। तो सरदार पूर्ण सिंह किसके हैं? द्विवेदी युग के लेखक है। क्लियर है? उसके बाद अंग वाला प्रश्न है, क्या यहाँ पे निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति है? भाई साहब जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? ध्रुव स्वामिनी, आषाढ़ का एक दिन, कुटच या आत्मनेपद। तो जयशंकर प्रसाद की इसमें से कृति कौन है? अंगा का राइट आंसर हो जाएगा आपका, अंगा का राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की कृति है। आप देखिए ध्रुव स्वामिनी किसकी है? सॉरी यहाँ पे ध्रुव स्वामिनी कुटच, एक सेकेंड, कुटच है कि ध्रुव स्वामिनी? इसको आप देख लीजिएगा प्लीज, प्लीज आप इसको देख लीजिएगा कि ये ध्रुव स्वामिनी है या फिर कुटच है। आप इसको खुद से देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कुटच है कि ध्रुव स्वामिनी है, क्योंकि मैं ढूंढा था, इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप देख लीजिएगा, आप कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर आप लोग कमेंट कर देंगे, वैसे जैसे मिल जाएगा तो मैं अपने कमेंट टैब में मैं डाल दूंगा कि जयशंकर प्रसाद की कृति कौन, ध्रुव स्वामिनी या कुटच। आप लोग इसको आप देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरा वाला है यहाँ पे, अब क्या डालेंगे आप लोग अपने कॉपी में डालेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा। क्या डालेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा डालेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा का है यहाँ पे छायावाद की विशेषता है। जो छायावाद की विशेषता इसमें से कौन ही? तो दूसरा का यहाँ पे क ऑप्शन हो जाएगा, सौंदर्य और प्रेम हो जाएगा। सौंदर्य और प्रेम भाई साहब छायावाद युग की क्या होती है? विशेषता होती है। छायावाद की विशेषता क्या है? सौंदर्य और प्रेम है, याद कर लीजिए। ख यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? इसमें से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? पृथ्वीराज रासो, विनय पत्रिका, साकेत या कामायनी। तो ख का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका किसकी है? तो ये तुलसीदास की है। नोट कर लीजिए किसकी है? तुलसीदास की। विनय पत्रिका किसकी है? तो तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ क्या है? विनय पत्रिका है, जो कि भक्ति काल का ग्रंथ है। भक्ति काल का ग्रंथ कौन सी है? विनय पत्रिका है। किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा। किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा है। किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा है। फटाफट नोट करते चले जाइए। अगला यहाँ पे प्रयोगवाद के प्रवर्तक भाई साहब कौन है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताना है। निराला है, जयशंकर प्रसाद है, मैथिली शरण गुप्त है या अज्ञेय है। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक का आपको नाम बताना है। इसमें से राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? छापने वाला क्वेश्चन है भाई साहब, छापने वाला है, अज्ञेय जी है। कौन है? अज्ञेय जी है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय जी है। कौन है? अज्ञेय जी है। नोट कर लीजिए। अनामिका के रचनाकार हैं भाई साहब। अनामिका कौन है? अनामिका यहाँ पे रचना है। अब वो आपके क्लास वाले अनामिका नहीं है जो कि आपकी स्कूल में पढ़ती है अनामिका, वो वाले अनामिका नहीं है। ये किस वाले अनामिका है? ये रचना वाले अनामिका है, ठीक ना यार। मजे
मैं बोल रहा था, ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। तो अनामिका के रचनाकार कौन है? नहीं, आप लोग समझ लेंगे कि सर ये अनामिका तो हमारे एक स्कूल में लड़की पढ़ती, वो है मेरी बहन, तो ऐसा नहीं है। ये क्या है, रचना है, वो आपकी बहन हो सकती है। क्लियर है ना, इसको नोट कर लीजिए। अनामिका की रचनाकार कौन है भाई साहब? अज्ञेय है, निराला है, या महादेव वर्मा है, या सुमित्रा नंदन पंत है। तो भाई साहब अनामिका के रचनाकार कौन है? तो अनामिका के रचनाकार कौन? इसमें घ का आपको राइट ऑप्शन देना है। घ का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पे है भाई साहब सूर्यकांत त्रिपाठी बोले तो निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी बोले तो निराला। ये किसके हैं भाई साहब? ये हैं आपके अनामिका की रचना कार है, ठीक है ना। अनामिका का प्रकाशन कब हुआ था? अनामिका का जो प्रकाशन कब हुआ था नोट कर लीजिए, 1923 ईस्वी। 1923 ईस्वी में भाई साहब अनामिका का प्रकाशन हुआ था। अनामिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1923 ईस्वी में हुआ था। समझ में आ रही नहीं यार? बता दीजिए यार, बहुत लगाव हो गया, पता नहीं क्यों। आपसे मन करता है यार कि आपसे फेस टू फेस पढ़ाई, यार मजा आती है, इंटरेक्ट आता है, ठीक है ना। और आप लोग मन लगा के पढ़ते भी है। मुझे पता है कि जो मैं क्लास दे रहा हूँ ये सारे आप क्लास पढ़ रहे होंगे, रिकॉर्डेड बेस पे मैं दे रहा हूँ, और सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मैं दे रहा हूँ। आप लोग पढ़ते चले जाइएगा भाई साहब, आंख बंद करके पढ़ के जाइएगा। ये जो मैं वीडियो दे रहा हूँ बस यही आप एक एक घंटे पढ़ के चले जाए, काम हो जाएगा, और आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? तो चलिए यहाँ पे झाग लेते हैं। रीतकाल का अन्य नाम है श्रृंगार काल। क्या है? रीतकाल का अन्य नाम क्या है? श्रृंगार काल है। और विश्वनाथ प्रसाद ने रीतकाल को श्रृंगार काल कहा था। किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल को रीतकाल नाम दिया था। किसने दिया था? लिख लीजिए, विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल को रीतिकाल नाम दिया था। उसके बाद आपका आ जाएगा गद्यांश पद्यांश आ जाएगा, जो कि आपका 10 अंकों का गद्यांश पद्यांश आपके बोर्ड में पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है? 10 नंबर का। अब देखिए 10 नंबर का पूछा जाएगा। इसको मैं आपको बता दूं कि विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच बताऊंगा आपको, बिना पेपर और पेन यूज किए इसका आंसर कैसे देकर आएंगे अपने बोर्ड में, वो वाला मैं यहाँ पे अप्रोच बताने जा रहा हूँ। नोट करिएगा। सबसे पहले आप देखिए गद्यांश है क्या? राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जीवन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का क्या है? मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण क्या है? स्थान है। तो यहाँ पे ये गद्यांश दिया, माफी चाहेंगे, थोड़ा सा जुकाम हो गया ना, उसके लिए नॉइस आएगी, तो इसके लिए हम माफी चाहेंगे आपसे। हम्बल रिक्वेस्ट है यार, माफ कर दीजिएगा, ठीक ना। परेशानी होगी आपको पढ़ने में, तो इसके लिए हम्बल रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे 10 नंबर का आइए। सबसे पहला वाला यहाँ पे प्रश्न ये पूछा है, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है भाई साहब? वृद्धि, अब वृद्धि ढूंढिए। वृद्धि किधर गई? वृद्धि किधर? जादू मारी, यहाँ पे है, यहाँ देखिए, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। देखिए जादू मार के मैंने निकाल दिया ना। यहाँ पे क्या है? इसका आंसर छाप लीजिए, पहले का ये आंसर है। राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? संस्कृति का जब विकास होगा और उसका अभ्युदय होगा तो उसके द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। बात समझ आ रही है? उसका दूसरा वाला क्वेश्चन है, संस्कृति जन का मस्तिष्क किस प्रकार है? जो संस्कृति है, संस्कृति जन का मस्तिष्क किस प्रकार है? अब जन का मस्तिष्क कहाँ है? जन का मस्तिष्क कहाँ है? छूमंतर जादू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है जन का मस्तिष्क कहाँ है? यहाँ पे देखिए, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। और जन की संस्कृति ही जन की क्या है? मतलब उसका मस्तिष्क है। एक सेकंड, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, फिर आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक ना यार। एकदम जादू मंत्र से हम लोग क्या है, देखिए एकदम देखो जादू है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए मस्तिष्क, यार ये तो ऐसी फ्री में हो जाएगा, नंबर 10 नंबर मिलेगा, क्या परेशान है? यहाँ पे देखिए, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का क्या है? मस्तिष्क है। सेकंड वाले का ये आंसर हो गया, छाप लीजिए। जन की संस्कृति से आप क्या समझते हैं? जन की संस्कृति से आप क्या समझते हैं? तो ये तो पहला और दूसरा का आंसर हो गया। चलिए, जन की संस्कृति से आप क्या समझते हैं, इसको हम लोग आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। जन की संस्कृति से आप क्या समझते हैं, ये वाला यहाँ पे देना है। थर्ड वाला किधर गया यार? थर्ड वाला ये लिखा ही नहीं है, ये बच्चा जो है यहाँ पे आंसर
लिखा ही नहीं है मुझे लग रहा है, कोई बात नहीं, छोड़िए, नहीं लिखा है। मैं आपको बता दे रहा हूं। राष्ट्र की उन्नति एवं विकास में संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि संस्कृति के विकास एवं अभ्युदय के फलस्वरूप ही राष्ट्र के लोगों के मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए इसे जन का मस्तिष्क कहा जाता है। जब जब अपने संस्कृति का विकास होगा और अभ्युदय होगा तो जो राष्ट्र में निवास करने वाले जन हैं उनके मस्तिष्क का भी क्या होगा, विकास होगा। विकास और अभ्युदय का अर्थ बताइए भाई साहब, लिख लीजिए। विकास, विकास का मतलब क्या होता है, प्रगति होती। क्या होती है, प्रगति होती है। क्या होती है, प्रगति होती है। विकास का क्या होता है, तो विकास का प्रगति होती है या फिर बढ़ना होता है। क्या होता है, बढ़ना होता है। और अभ्युदय का क्या होता है, अभ्युदय का क्या होता है, नोट कर लीजिए। अभ्युदय का मतलब होता है उत्तरोत्तर वृद्धि, यानी कि लाभ होना। क्या होता है, लाभ होना, लाभ होना। क्लियर है। उसके बाद दिए गए गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। अब इसको हम लोग शीर्षक और लेखक का नाम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे राष्ट्र है, यहाँ पे राष्ट्र है नहीं, तो भाई साहब नोट कर लीजिए। अब ढूंढिए कि हमारे यार बुक में कहाँ पर राष्ट्र है, राष्ट्र का स्वरूप है। अगर यहाँ पर राष्ट्र दिखा तो समझ लीजिए राष्ट्र का स्वरूप हैट्रिक है, तो क्या लिख देंगे, शीर्षक क्या है, राष्ट्र का स्वरूप। क्या है, राष्ट्र का स्वरूप है। और भाई साहब लेखक कौन है, लेखक कौन है, छाप लीजिए। लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। भाई साहब छापने वाला क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न आएंगे, लाडलो लाडलो, यहाँ से प्रश्न आएंगे, छाप लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सिग्नल वाला है भाषा और आधुनिकता से, क्योंकि यहाँ पे भाषा है तो मैंने बता दिया भाषा और आधुनिकता से है। भाषा की साधारण इकाई शब्द है, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुर्लभ है। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। अब पहला यहाँ से क्वेश्चन बना, किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुर्लभ है, तो शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व क्या है, दुर्लभ है। ये देखिए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अच्छा बताइए, क्या मैं आपको बाहर से यहाँ पे इसका आंसर दिया, क्या मैं बाहर से दिया, क्या नहीं दिया ना, मैं तो पूरा यहीं से निकाल रहा हूँ और ऐसे आपको दे दे रहा हूँ ना। तो यार कहाँ पे जाना है यार, इसी में सब सारे क्वेश्चन का आंसर छुपा है, तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं यार, पूरे इसमें आंसर है। आप बस लगा के चले आइएगा। नए शब्द का गठन कैसे होता है, देखिए गठन 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 गठन, तो गठन, नए शब्दों का गठन कैसे होता है, तो नए शब्दों का गठन कैसे होता है, देखिए वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। जब संस्कृत, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं, और वैसे ही नए शब्दों का क्या होता है, गठन होता है। क्लियर है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बस ऐसी यही हो जाएगा, नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है, अनायास ही होता है, सॉरी अनायास ही होता है। यही इसका आंसर आप लगाइएगा, आपको 2 नंबर एग्जामिनर देगा, काटेगा नहीं। इस बात की 100% मैं गारंटी दे रहा हूं। नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, ऐसे लिख के आएगा, कोई काट नहीं सकता आपका क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद है, किन विदेशी भाषाओं से शब्द लेकर हम नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर देखिएगा, अब कौन कौन सी विदेशी भाषाएं हैं जिससे हम नए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अंग्रेजी, अरबी, फारसी इत्यादि विदेशी भाषाओं से उधार लेकर हम नए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे भाषा की साधारण इकाई क्या है। अब आप लोग इसका खुद आंसर ढूंढेंगे, अब आप लोग इसका आंसर खुद ढूंढे, चलिए ढूंढ के बताइए साधारण इकाई क्या है, भाषा की इकाई क्या है। तो भाषा की साधारण इकाई है, क्या है, भाषा की साधारण इकाई क्या है, शब्द है। भाषा की साधारण इकाई क्या है, शब्द है। तो इसका आंसर यही पेंगे। बताइए अब चारों का आंसर आप दिए, आप क्या कहीं से बाहर ढूंढ के आए थे या फिर मैं लेकर आया था, नहीं ना, सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर तो इसी में छिपा था, तो हम तो बाहर से लेकर आएंगे नहीं भाई साहब। तो काहे के लिए आप परेशान होते हैं, जब आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जा रहा है तो आपको परेशान होने की क्या जरूरत है। इसलिए आज से भाई साहब आप लोग परेशान होना बंद कर दीजिए। अब आपको परेशान नहीं होना है,
अब आपको बस एक ही चीज है कि मेहनत करनी है, हमारे साथ मेहनत करना है। बाकी मैं आपको इतना मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ यार, इससे बाहर खुदा ही नहीं आएगा एक भी, इससे बाहर तो आपके बोर्ड में आएगा ही नहीं। हमें तो नहीं लगता कि इससे बाहर आपके बोर्ड में आएगा, हमें नहीं लगता भी इससे बाहर आएगा, और आएगा ही नहीं यार, इससे बाहर आपके बोर्ड में आएगा ही नहीं। इसलिए ना आपको परेशान होने की जरूरत, ना कुछ, ना बोर्ड में इससे बाहर आएगा ना कुछ होगा। भाई साहब इतना ही आएगा, अब बस पढ़ के चले जाइएगा, छाप के चले जाएगा। बाकी गारंटी मैं ले रहा हूँ ना, पास हो जाएंगे हिंदी में। मेरे ऊपर भरोसा करेंगे कि नहीं यार? अब नहीं करेंगे तो हम क्या कहें, जाहिद मत करो मत करो, हम ना बोला बाप से। कोई बात नहीं यार, मजे ले रहे थे, मजा आती है आपसे बात करके यार, बोरिंग फील होती है यार बैठ के घर पे, क्या करें, पढ़ा देते हैं आपको, मजा आ जाती है, आपसे बात भी हो जाती है, आपका थोड़ा कमेंट हो जाता है। कुछ बच्चे कहते हैं लव यू सर, कुछ बच्चे कहते हैं आई हेट यू सर, आप ये गंदा पढ़ा रहे हैं, ऐसे तो नहीं होता। तो ठीक है यार, जो मुझे नफरत करते हैं मुझसे, उनको भी मेरा प्यार है, और जो मुझसे प्यार करते हैं उनके लिए तो प्यार ही प्यार है। तो शिक्षा का काम होता है, चाहे उनको हेट मिले या फिर अच्छा मिले, सबको भाई एक्सेप्ट करो। जो हेट दे रहा है उसको बताओ भाई कि साहब ऐसा नहीं है, सिखाओ ना। जब हम सिखाएंगे नहीं तब तक उसको कैसे पता चलेगा यार? शिक्षक का काम होता है सीख देना, बुराई किसी को नहीं करना चाहिए। आप लोग ध्यान देना, हमेशा सबकी अच्छाई करना और सीखना। अगर आपसे कोई गलती हो जा रही है तो उससे सीखा करो कि मुझसे गलती कहाँ हो रही है एक्चुअली में, ठीक है ना? तो सीखेंगे तो बेहतर रहेगा। जैसे कि आपका पेपर है 16 फरवरी को, अब आप बहुत स्ट्रेस में हैं कि सर हम तो पढ़े नहीं हैं, क्या करें, हमें तो समझ नहीं आ रहा है, हम रो रहे हैं, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ। अरे कोई बात नहीं यार, जो मैं सेट पेपर में सॉल्व करा रहा हूँ, आँख बंद करके केवल 14 सेट, पिछले साल का जो 14 सेट में सॉल्व करा रहा हूँ, पढ़ के चले जाइएगा। जितने वीडियो आ रहे हैं सब में सेट ही सेट भरे हैं, पढ़ के चले जाइएगा, करके आएंगे। हिंदी में परेशानी नहीं है, उसके बाद आइएगा तो मैं आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब करवा दूंगा, परेशान नहीं होना है, सब खत्म कर देंगे यार। क्लियर है ना? देखिए अभी जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, क्या मैं बाहर से ले आ रहा हूँ ना? नहीं ना, इसमें सारा सारा यार इसी में घुसा हुआ है उसका आंसर। गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम, मैंने ट्रिक बताया ना कि आपको किस प्रकार से ढूंढना है कि यह कहाँ से लिया गया है, आपको किस प्रकार से ढूंढना है कहाँ से लिया गया है। हाँ, तो अगर भाषा आ रहा है तो भाषा और आधुनिकता से लिया गया है, यानी कि इसका शीर्षक क्या है, नोट कर लीजिए, भाषा और आधुनिकता है। इसका शीर्षक क्या है? भाषा और आधुनिकता है। क्या है? भाषा और आधुनिकता है, ठीक है ना? और भाषा और आधुनिकता के भाई साहब लेखक कौन है? छाप डालिए, भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। भाई साहब एग्जामिनर चाचा यही क्वेश्चन देगा, एग्जामिनर चाचा यही क्वेश्चन देगा और यहीं से आएंगे, परेशान मत होइए आप, ठीक है ना? बस याद छाप के आओ है ना बोर्ड में 16 फरवरी की, जो होगा देखा जाएगा। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाई साहब 10 नंबर का ये है, कितने नंबर का है? 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। छाप डालिए यार, छाप डालिए यार, इसको छाप के जाइए यार, कुछ है नहीं इसमें, दम है ये नहीं यार, क्या है यार, आप तो कर लिए होंगे ना। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत वेदना, यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख ज्ञात। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, तपस्वी संबोधन किसके लिए किया गया है? तपस्वी संबोधन किसके लिए किया गया है? तो तपस्वी संबोधन यहाँ पे किसके लिए किया गया है? आप सीधा बताइएगा इसका आंसर। तपस्वी संबोधन यहाँ पे मनु के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? तपस्वी संबोधन मनु के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, आह शब्द में किस भाव को व्यक्त किया गया है? आ शब्द में किस भाव को शब्द किया गया है? अगर आपको कोई थप्पड़ मार, आह अरे मम्मी लग गवा, ऐसे बोलते हैं ना, तो आह का मतलब होता है दुख। आह का मतलब क्या होता है? आपका दुख होता है। बात समझिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आह शब्द किसके या किस भाव को प्रकट कर रहा है? आह राम रे, ऐसे बोलते हैं ना, तो यानी दुख। जब आपको अत्यंत दुख होता है तो आह आपके मुंह से निकलता है, तो आह का मतलब क्या होता है? दुख होता है। तपस्वी किसके लिए? मनु के लिए किया गया। फिर यहाँ पे दुख को रात्रि और सुख को नवल प्रभात क्यों कहा गया है? दुख को रात्रि और सुख को नवल प्रभात क्यों कहा गया? तो लिख लीजिएगा, दुख को रात्रि और सुख को नवल प्रभात इसलिए कहा गया है, जिस प्रकार रात्रि के बाद सूर्योदय होता है, जिस प्रकार रात्रि के बाद सूर्योदय होता है और संपूर्ण जग प्रकाशित हो जाता है,
उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में दुख के बाद सुख ही आता है। जिस प्रकार रात्रि के बाद सुबह होता है और पूरा जग एकदम जगमगा उठता है, उसी प्रकार जो मनुष्य का दुख होता है, दुख के बाद उसका सुख आता है। क्लियर है ना। उसके बाद यहाँ पे है एक पर्दा यह छीना नील का भाव स्पष्ट कीजिए। एक पर्दा यह छीना नील, सॉरी हाँ, छीना नील का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दुख की रात के मध्य ही सुख का नया सवेरा उदित होता है। जिस प्रकार प्रभात का प्रकाश अंधकार के महीन आवरण में छिपा रहता है, उसी प्रकार सुख भी दुख के महीन पर्दों में छिपा रहता है। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मनु आए, श्रद्धा जी आए, तो सीधी सी बात है यह श्रद्धा मनु से लिया गया। कहां से लिया गया है? श्रद्धा मनु से लिया गया है। कहां से लिया गया है? श्रद्धा मनु से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। इसके कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद है। और हाँ, लेखक का जीवन परिचय याद कर लीजिएगा। वैसे अभी मैं बताऊंगा, जयशंकर प्रसाद का भी मैं जीवन परिचय लिखवा रहा हूं इसके आगे, ठीक है ना। उसके बाद अथवा में आप ये कर दीजिएगा, आपको 10 नंबर मिलेंगे। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान का तलवार है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान का तलवार है तो इसे फेंक दे, तजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका सिद्ध है तू शिशु अभिज्ञान, फूल काटो की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता है तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कवि ने मनुष्य को सावधान क्यों किया। जो कवि है मनुष्य को सावधान क्यों किया, यहाँ पे ये बता रहा है। कवि ने मनुष्य को सावधान क्यों किया? कवि ने मनुष्य को सावधान इसलिए किया क्योंकि अगर इसका यूज करोगे, विज्ञान का यूज करोगे, तो आपको बहुत ही ज्यादा दुख भोगना पड़ेगा। क्लियर है। उसके बाद कवि ने किसे फेंक देने के लिए कहा? कवि ने विज्ञान की तलवार को फेंक देने के लिए कहा है। विज्ञान तलवार फेंक देने के लिए कहा है। यहाँ पे देखिए, विज्ञान की तलवार को फेंक देने के लिए कहा है। मनुष्य को शिशु और अज्ञान क्यों कहा? मनुष्य को शिशु और अज्ञान क्यों कहा? तो क्या लिखेंगे? कभी मनुष्य को अज्ञानी और शिशु इसलिए कहा क्योंकि मनुष्य विज्ञान को क्रीड़ा का माध्यम बनाकर अपने ही हाथों अपना सर्वनाश कर रहा है। विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया? विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया, यहां बताना है। विज्ञान को जस्ट सेकंड में आ रहा हूं, एक सेकंड, क्योंकि बीच में मैं क्लास नहीं, एक सेकंड, मेरा एक कॉल आ रहा है, अटेंड करके मैं आ रहा हूं। चलिए, मैं यहाँ पे पुनः से आ गया, ठीक है ना। एक इमरजेंसी कॉल थी, उसके लेने के लिए चला गया था, क्लास को छोड़ के। माफी चाहेंगे 2 मिनट के लिए। चलिए, यहाँ पे है विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया। विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया आपको बताना है। यहाँ पे विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया आपको बताना है। क्लियर है ना। यहाँ विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया आपको बताना है। तो यहाँ पे आप सीधा बताइएगा, विज्ञान को तलवार इसलिए कहा गया। क्या बोलेंगे? विज्ञान को तलवार इसलिए कहा गया यदि विज्ञान का सही प्रयोग न किया जाए तो यह स्वयं को नुकसान पहुंचाती है। जिस प्रकार तलवार का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करना चाहिए, उसी प्रकार विज्ञान का भी सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। क्लियर है। इतना हो गया, इतना हो गया। चलिए, अगला यहाँ पे है, अगला क्या है यहाँ पे? लेखक, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, आपको 5 नंबर मिलेगा। एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का आपको उल्लेख करना है, आपको 5 नंबर मिलेगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या वासुदेव अग्रवाल, ठीक है ना। यहाँ पे आपको राइट आंसर आपको देना है, यहाँ पे राइट आंसर आपको देना। चलिए, यहाँ पे मैं इसको करवा दिया हूँ। इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5वां हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय। 5 नंबर चाहिए, 5 नंबर चाहिए तो भाई साहब ये वीडियो आप पूरा देखिए। अगर आपको 5 नंबर जरूरत है तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। यहाँ आप किसका लेके आऊँ? मैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का लेकर आया हूँ। अब भाई साहब प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे? प्रोफेसर रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश में सन 1919 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यद्यपि संस्कृति और तेलुगु में हुई, लेकिन ये
हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। 30 वर्षों से भी अधिक समय तक ये आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। ये वहाँ के स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर पर भी रहे। इनके निर्देशन में ही हिंदी और तेलुगु साहित्यों के विविध पक्षों के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त शोध कार्य हुए और सन 2005 में इनका स्वर्गवास हो गया। अब इनकी महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदान कौन कौन सी है? सुंदर रेड्डी जी ने हिंदी भारत की चारों भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम तथा उनके साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए उनकी आधुनिक गतिविधियों का सूक्ष्म विवेचना प्रस्तुत किया और इनके साहित्य में इनका मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट झलकता है। तेलुगु भावी होते हुए भी संस्कृत और हिंदी भाषा में रचना की है। इन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया और ऐसा करके इन्होंने दक्षिण भारतीयों को हिंदी और उत्तर भारतीयों को भारतीय भाषाओं के अध्ययन की प्रेरणा दी। इनके निबंध हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी भाषा की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। भाषा की समस्याओं पर अनेक विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा, किंतु भाषा और आधुनिकता पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने वाले प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी क्या है? सर्व प्रमुख है। क्लियर है ना? उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु, एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भारत भाषाएं और उनका साहित्य, विचारिकी, शोध और बोध, तेलुगु दारुल, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया इत्यादि इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद यहाँ पे खबाला है 5 नंबर का जीवन परिचय। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी का हम लोग देखेंगे। किसका देखेंगे? जयशंकर प्रसाद का देखेंगे। तो भाई साहब नोट करिए जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, नोट करिए, दबा के करके आइएगा क्वेश्चन का आंसर। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में माघ शुक्ल 10वीं संवत 1945 यानी कि 1879 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई और इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े मिलनसार, हंसमुख तथा सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन बहुत ही सुख से बीता, किंतु उदार प्रकृति तथा दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। क्लियर है? अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया और अपने जीवन में इन्होंने कभी भी व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया। बाल्यावस्था से ही इन्हें काव्य के प्रति अनुराग था, जो उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। ये बड़े स्वाभिमानी थे और अपनी कहानी अथवा कविता के लिए पुरस्कार स्वरूप एक भी पैसा नहीं लेते थे। क्लियर है? यद्यपि इनका जीवन बड़ा नपातुला और संयमशील था, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से ये न बच सके और संवत 1994 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग के से ग्रस्त होकर ये स्वर्ग सिधार गए। इनकी प्रमुख रचनाएं भाई साहब नोट कर लीजिए। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी प्रमुख रचनाएं जो है वो है नाटक, उपन्यास, कहानी, ठीक ना, इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख रचनाएं मैं बता दूं जयशंकर प्रसाद की, तो आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे लहर है, क्या है? लहर यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं लिखवा दे रहा हूँ। लहर नोट कर लीजिए। और कौन सी है? राजश्री। कौन सी है? राजश्री नोट कर लीजिए। और कौन सी है? विशाखा। विशाखा है। और कौन सी है? और कौन सी है? और है चंद्रगुप्त अजातशत्रु। चंद्रगुप्त अजातशत्रु इत्यादि इनकी क्या है भाई साहब? ये रचनाएं हैं। किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। उसके बाद ध्रुव यात्रा और कहानी बहादुर कहानी का सारांश लिख ही लिए होंगे, कई बार मैं इसको पढ़ाता हूँ। ध्रुव यात्रा और बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में 5 नंबर का आएगा। आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का आएगा। चलिए मैं यहाँ पे एक कहानी सुना देता हूँ, बहादुर का कहानी। देखिए, बहादुर नेपाल का एक लड़का होता है। नेपाल का क्या लड़का है? जो कि अपने माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर वो भाग कर कहाँ पे चला जाता है?
शहर चला आता है और शहर में निर्मला मिलती है। निर्मला जो कि लेखक की पत्नी है। निर्मला कौन है? लेखक की पत्नी। और उनको नौकर पर एक मतलब उनको नौकरी के लिए एक नौकर चाहिए था, क्योंकि ये अपने से संपन्न जो इनके रिश्तेदार थे वहां पे देख के अब इनके मन में भी आया था कि यार हमें भी अब कोई ना कोई नौकर की जरूरत है। फिर नेपाल का जो बहादुर लड़का होता है वो निर्मला उसे अपने नौकरी पर रख लेती हैं। पहले तो उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, लेकिन बाद में उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है और इसी से तंग आकर जो बहादुर था वो निर्मला के घर को छोड़कर भाग जाता है। जब भाग जाता है तो सबसे पहले इनके यहाँ दुखों का पहाड़ टूट जाता है। अरे भाई साहब, अब तो भाग गया, अब तो बहादुर भाग गया, अब हम क्या करेंगे? फिर क्या होता है? पछताते हैं, लेकिन फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई साहब, अब क्या क्यों पछता रहे हैं? जब तो चिड़िया चुग गई खेत ना, तो अब पछताने से कोई लाभ नहीं है। क्लियर है? तो ये आपका हो गया बहादुर। और 100 पठित खंड काव्य आप अपने तरीके से कर लेंगे। 100 पठित खंड काव्य जैसे मुक्ति यज्ञ का है, हाँ, सत्य की जीत, रश्मि रथी, आलोक वृत्त, और कौन सा यहाँ पे त्यागपथी और श्रवण कुमार वाला। तो इसको तो आप अपने से तैयार कर लेंगे। देखिए अब जो वीडियो हो गई है ना, ये वीडियो हो गई भाई साहब आपकी 36 मिनट की वीडियो हो गई है। और अब आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको बोर लगेगा, इसलिए हम लोग इसका जो पार्ट सेकंड वीडियो हम अपलोड कर देंगे जल्दी ही, आधे घंटे में अपलोड हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं। पार्ट सेकंड वीडियो आपको ये मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी में भेज दूंगा, जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।